हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का द रोशन स्टडी हब में। आज से हम कक्षा 10 की गणित का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे ताकि कमजोर से कमजोर छात्र भी इसे आसानी से समझ सके। इस चैप्टर से हर साल बोर्ड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस पूरी सीरीज को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पहले हम लोग देख लेते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें हमारे पास पहला आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होते हैं। वास्तविक में पूरे परिमेय संख्या परिमेय तथा पूरे अपरिमेय सम्मिलित होते हैं। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं। परिमेय संख्या में पूरा पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं पूरे परिमेय संख्या होते हैं। पूर्णांक में दो प्रकार के, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं सम्मिलित होती हैं। पूर्ण संख्याएं सम्मिलित होती हैं। अगर हम पूर्ण संख्या में देखें तो इसमें शून्य, तथा प्राकृतिक संख्या सम्मिलित होते हैं। तो हमने देखा संख्याओं का वर्गीकरण। उसमें क्या है वर्गीकरण में, पहला वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती हैं। उसके बाद आता है यहाँ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में जितने भी पूर्णांक होते हैं वे सारे परिमेय संख्या होते हैं। और पूर्णांक में हमारे पास पूरे ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या सम्मिलित होता है। और पूर्ण संख्या में कह सकते हैं कि शून्य और प्लस प्राकृतिक संख्या दोनों सम्मिलित होते हैं। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। तो पहला संख्या हमारे पास आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है जिसका यूज हम करके वस्तुओं को गिनते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिससे क्या है कि हम किसी वस्तुओं को, किसी चीजों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का यूज करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम घर में कमरों की काउंटिंग करें, जैसे 1 2 3 4 5 कमरे हैं, तो जो हम 1 से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं या किसी भी चीज को काउंट करते हैं तो 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, वही हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। तो हम कह सकते हैं कि वे संख्या जिनका यूज हम किसी वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसके बाद दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं इसको।
पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर हम जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ 5 डॉट 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 इंफिनिट, यहां से यहां तक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। यहाँ हम जीरो को प्राकृतिक संख्या के साथ ऐड कर लिए तो हमारा हो गया पूर्ण संख्या। बोल सकते कि पूर्ण संख्या काउंटिंग हम जीरो से इंफिनिट तक करते हैं। और एक चीज, सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, क्योंकि सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहे हैं, इसलिए सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। अगला हमारे पास आता है पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक में हमारे पास अभी तक हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर्स और जीरो जो कि पूर्ण संख्या है, और इसके साथ साथ हम पूर्णांक में निगेटिव संख्या को भी ऐड कर लेंगे। पूर्णांक में हमारे पास माइनस इंफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 +2 +3 डॉट 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 इंफाइनाइट तक होते हैं। जीरो के जो दाईं तरफ संख्या होती हैं वे धनात्मक होते हैं, और जीरो के बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं होते हैं, जीरो के बाईं तरफ जितने भी नंबर होते हैं वे सारे ऋणात्मक होते हैं। इसको हम -VE दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं निगेटिव, और धनात्मक में क्या है +VE, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। अगर हम बात करें तो जो जीरो के दाईं तरफ हो गया वह धनात्मक हो गया, तथा जीरो के बाईं तरफ हो गया वे ऋणात्मक हो गए, तो हमारे पास जो बचता है जीरो, हम जीरो को कह सकते हैं कि जीरो न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, पूर्णांक समझ में आ गया। पूर्णांक में हमारे पास माइनस का नंबर आ गया और प्लस का भी नंबर आ गया। आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय क्या होती है? परिमेय संख्या, तो आगे हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या जिसे हम P/Q अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हो, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हो और Q का मान 0 के बराबर न हो, तो वे सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे में 1/2, 2/3, -2/4, 0.4, इसको हम अगर करें तो 4/10 काट कर लिखे तो 2/5 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ देख रहे हैं 2 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, और Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। इधर देखते हैं
जो -2/4 है, ये जो -2 है ये भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, और ये हमारे पास q का मान 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर हमारे पास है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हाँ, यदि कोई नंबर इस टाइप का हो जो कि ऊपर नंबर हो, अपॉन में 0 हो, नंबर हो अपॉन में 0 हो, या कोई 0 के पावर 0 हो, तो इनका मान इनफाइनाइट होता है या यह अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। इतना समझ में आया आप सभी को? अगला देखते हैं, परिमेय संख्या के बाद हमारे पास एक आता है शांत आवर्ती दशमलव और अशांत आवर्ती। शांत से ही पता चला शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति का मतलब हो गया, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 0.25 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम 25/100 या 1/4 के रूप में कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास शांत आवृत्ति संख्या है, जो कुछ टाइम बाद क्या होती है कि पूरी तरह कट जाती है। और एक होता है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति क्या होता है कि जो दशमलव के बाद बार बार वही संख्या रिपीट होती है, वह अशांत आवृत्ति होती है। जैसे कि अगर हम 1/3 का बात करें, जो कि 0.3333 आती रहती है, और हम इसको लिखना 0 3 के ऊपर बार, मतलब जो 3 बार बार आ रही है उसे हम क्या कर सकते हैं, 3 के ऊपर बार के फॉर्म में कर सकते हैं, और यह हमारे पास होती है, या जो होती है अशांत आवृत्ति होती है। अगर अगला देखें, जैसे हम बोले 2.1414 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.14 के ऊपर बार, क्योंकि जो हमारे पास 1 4 है वह बार बार आ रही है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास गुणनखंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि गुणनखंड क्या होता है तो कौन बताएगा? गुणनखंड, तो चलिए हम गुणनखंड के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे यदि हम बोले कि कोई नंबर है, मान लो 6, 6 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? जैसे 6 1 से कट जाएगा, और 6 को हम 2 से काटे तो भी कट जाएगा, 6 को 3 से काटे तो भी कट जाएगा, और 6 को 6 से काटेंगे तो भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो गुणनखंड में, या वे सभी संख्याएं जिससे क्या होते हैं कि कोई भी नंबर है पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो वह उसके गुणनखंड कहलाएगी। जैसे अगर हम यहाँ देखें, जो 6 है 1 से विभाजित पूरी तरह हो जा रही है 6, और 6 है 2 से विभाजित हो जा रही है पूरी तरह, और आ रहा है 3। इसी तरह अगर हम 6 को 3 से विभाजित करते हैं तो ये पूरी तरह कटकर आएगा 2, और इसी तरह देखते हैं तो जब 6 को 6 से विभाजित करते तो आएगा 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, फाइनली कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती हैं, वह क्या कहलाती हैं? उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। अगर जैसे हम अगला नंबर देखें, जैसे अगर हम 24 का देखते हैं, 24 का देखते हैं, तो 24 हमारा किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा या पूरी तरह से कट जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि जो 24 हमारा है 1 से भी कट रहा है, जो 24 है 2 से भी कट रहा है, जो 24 है 3 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा,
इससे 12 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जिन जिन संख्याओं से यह कट जा रही है वह संख्या क्या 24 के गुणनखंड कहलाएंगे। अगर एक देखें तो जैसे मान लीजिए अगर हम देखते हैं 13 का 13, अगर हम 13 को देखते हैं तो 13 क्या है, केवल और केवल 1 से कटेगी और 13 से कटेगी। मतलब जो 13 के गुणनखंड होंगे केवल 2 गुणनखंड होंगे और 1 और 13 के गुणनखंड होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक संख्या होती है जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो उसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती है इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है और दूसरा वह स्वयं होता है। मतलब अगर किसी नंबर का केवल और केवल 2 गुणनखंड हो तो वह नंबर हमारे पास अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या अगर इसको देख लेते हैं तो वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। और एक तरीके से और बोल सकते हैं कि वे सभी संख्याएं या वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं। तो ठीक है, अभाज्य संख्या तो वही सभी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है, या हम बोल सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटती हैं वह हमारे पास अभाज्य संख्या होती हैं। अगर जैसे देखें यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17 ... अगर देखते हैं तो दो हमारे पास है, 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इसी तरह अगर हम 5 को उठा लेते हैं तो 5 भी है हमारे पास, 1 से ही कटेगा और 5 से कटेगा। 13 देख लो तो 13 भी हमारे पास जो है 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 30 से कटेगा मतलब कि जो 13 के केवल 2 गुणनखंड है, 5 के केवल 2 गुणनखंड है, 2 के केवल 2 गुणनखंड है। तो कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, और वह क्या होती है, और एक होता है और वह स्वयं संख्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और है कि जो 2 होता है हमारे पास, जो 2 है वह इकलौता, बोल सकते हैं कि इकलौता सम अभाज्य संख्या है, इकलौता सम अभाज्य संख्या है, इकलौता सम अभाज्य संख्या है, इकलौता सम अभाज्य संख्या है। दूसरी चीज कि यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। जो हमारे पास 2 है, 2 केवल और केवल अकेला सम है जो कि अभाज्य है, और 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आगे देखेंगे तो सभी विषम संख्या आपको मिलेंगे, लेकिन केवल 2 है जो कि सम अभाज्य संख्या है। तो समझ में आया।
और अभाज्य संख्या वाली संख्या आती है जो भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होती है? तो वे सभी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे सभी संख्याएं जिनके क्या होते हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या जो एक और वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि जो भाज्य संख्या होती है उसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अगर हम देखते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारे पास 4 है वह 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो यहाँ पता चल रहा है कि जो 4 है 4 के 2 से अधिक गुणनखंड है। अगला देखते हैं, अगर हम 9 के देखते हैं तो 9 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और बीच की संख्या है 3 से भी कटेगा, तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है। 12 का देखते हैं तो 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो 12 के भी क्या होंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए 12 जो हमारे पास है वह भाज्य संख्या होगा। और एक चीज जो हमारे पास 4 है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इतना आप लोग को समझ में आया? अगला देखते हैं। अगला देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पर ही आधारित एक प्रमेय है, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय, और यह इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम में अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। जैसे अगर हम देखते हैं, जैसे अगर हम 24 को देखते हैं, 24 को, तो जो 24 का हम गुणनखंड करते हैं, अगर 24 का गुणनखंड करेंगे, अगर उसको 2 से काटते हैं 12 आएगा, फिर 2 से काटते हैं 6 आएगा और फिर 2 से काटते 3 और 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो 24 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 24 इक्वल लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और इसी को 2 के पावर 1 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा और गुणे 3। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो जो 24 हमारे पास है वो भाज्य संख्या है, भाज्य है और हम इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या होता है उसे हम क्या करते हैं कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं, जैसे अगर हम देखें, अगर हम 111 करें तो इसे अगर हम काटेंगे, अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो 3 त्रिका 9 2 1 3 7 21 और 37 को 37 से काट देंगे एक बार में। अगर हम 111 को देखते हैं तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 37। यहाँ पे देखते हैं जो 111 है वो भाज्य है और जो 3 गुणे 37 है वह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इसी तरह अगर अगला देखते हैं, जैसे 102 का अगर कर लेते हैं, अगर मैं इसको 2 से काटते हैं, 2 25 10 2 1 2। अब यहाँ से अगर हम 3 से काटेंगे, 3 1 3 3 7 21 और 17 को 17 से। अब यहाँ भी देखते हैं तो जो हमारे पास 102 है उसे हम 2 गुणे 3 और गुणे 17 के रूप में व्यक्त कर दिए। अब यहाँ पे देखते हैं तो जो 102 है वह भाज्य है और यह क्या है? अभाज्य गुणनफल है। अगला हम देखते हैं, अगर मैं बोलूं 196 करना है तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। यदि हम देखें 196 को अगर सिंपल वे में करते हैं तो किस तरीके से होगा? अगर मैं इसको 2 से काटता हूं, 2 9 18 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 2 9 18, फिर इसको हम 7 से काटेंगे, 7 बार में कटेगा और इसको 7 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। वही चीज यहाँ पे है, अगर मैं 196 करता हूं, 2 से काटेंगे तो आएगा 98 और 98 को 2 से काटेंगे 49 आएगा
और 49 को 7 से काटेंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 196 का देखते हैं तो हमारे पास आता है 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ से हो जाएगा 2 के घात 2 और गुणे 7 के घात 2। यहाँ से पूछा जा रहा है कि जो 196 हमारे पास है तो उसका 2 के घात कितना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि 196 जो है 196 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम में अंतर। एचसीएफ और एलसीएम में अंतर। तो हमारे पास एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अगला है एलसीएम, एलसीएम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। वर्तक। तो हमारे पास जो एचसीएफ होती है तो एचसीएफ को हम बोल सकते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो दी गई, सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करे, जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे। और एलसीएम क्या होता है तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से क्या करता है, विभाजित करता है। लेकिन यहाँ पे एलसीएम में होता है कि सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। बड़ी संख्या में जैसे कि एचसीएफ पे हम लेते हैं छोटी घातें, इसमें हम लोग छोटी घातें लेंगे। और एलसीएम में क्या होगा कि जो बड़ी घातें होंगे उन्हें लेंगे। एलसीएम एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो एचसीएफ कोई दो नंबर है जिसका एचसीएफ है, जैसे कोई नंबर ए हमारे पास है और बी, उनका एचसीएफ और मल्टीप्लाई
उन दोनों का एलसीएम ए कॉमा बी का एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसको अगर हम देखें तो बोल सकते हैं कि जो एचसीएफ होता है गुणे एलसीएम होता है वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। याद कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। अगर हम 96 को करेंगे तो 96 का हम क्या कर सकते हैं। अगर 96 करते हैं 2 से काटेंगे 2 चौका 8 2 अट्ठे 16 फिर 2 से काटेंगे 24 बार में कटेगा 2 से काटेंगे 12 बार में कटेगा 2 से काटेंगे 6 बार में 2 से काटेंगे 3 और 3 से 1 बार में कटेगा। यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 आ रहा है और गुणे 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4 5 2 की घात 5 और गुणे 3। इसी तरह अगर हम 404 का करते हैं 404 का करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 0 2 फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 0 2 एकम 2। अगर यहाँ पे देखना है 101 आ जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 101 हो जाएगा। इसको हम 2 के घात 2 और 101 कर सकते हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 96 एंड 104 इक्वल में आ जाएगा 2 की घात 2 छोटी घात लेंगे 2 की घात 2 इक्वल हो जाएगा 4। आंसर यहां तक आप सभी को समझ में आया। कल हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसमें अपरिमेय संख्या के जितने रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर रखें ताकि कोई भी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।